नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का हमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आज समझते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट्स को और जानते हैं कि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट को फेजर डायग्राम की मदद से आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हालांकि एक सीरीज आरएलसी सर्किट इलेक्ट्रिक एनालिसिस के लिहाज से बहुत आसान था, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम्स में हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली पैरेलल फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कंपोनेंट रखते हैं। हमारी सारी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वायरिंग में जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, अप्लायंसेज और इक्विपमेंट्स होते हैं वो सप्लाई जो हमारी एसी मेन्स होती है उसके साथ पैरेलल कनेक्ट होते हैं। अप्लायंसेज या डिवाइसेज को सप्लाई के साथ पैरेलल में जोड़ने के दो प्रमुख कारण हैं। एक, हम अगर अप्लायंसेज को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम इनके ऑपरेशन को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, परस्पर स्वतंत्र कर सकते हैं। अर्थात जब समांतर में हम किसी एक उपकरण को चालू या बंद करते हैं तो दूसरे जो उपकरण हैं उनकी ऑपरेटिंग कंडीशंस पर इसका असर नहीं आता है। और एक दूसरा कारण है कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एक खास रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन होते हैं। वो ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेंगे अगर उन्हें रेटेड वोल्टेज अवेलेबल हो। और ये जो आवश्यकता है उपकरण को रेटेड वोल्टेज मिलने की, वो तभी संभव हो सकेगी जब हम अप्लायंसेज और डिवाइसेस को सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें। एक एक्चुअल पैरेलल एसी सर्किट की प्रॉब्लम में बहुत सारी ब्रांचेज में एलिमेंट्स आपस में पैरेलल कनेक्ट हो सकते हैं और हर पैरेलल ब्रांच में एक से ज्यादा, दो या इवन दो से भी ज्यादा एलिमेंट्स सीरीज में हो सकते हैं। हम हर पैरेलल ब्रांच को इंडिविजुअली एनालाइज करके उनके करंट्स का पता करते हैं और फिर जो इंडिविजुअल हर ब्रांच के करंट्स आए हैं इनके इफेक्ट्स को जोड़कर, कंबाइन करके हम टोटल सर्किट के करंट का पता या पूरे सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। हमारे अल्टरनेटिंग सप्लाईज में जो वोल्टेज और करंट्स हैं वो फेजर क्वांटिटीज हैं, अर्थात उनमें मैग्नीट्यूड भी है और फेज एंगल भी है। अगर उन्हें कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगल फॉर्म में रखें तो उनमें रियल और इमेजनरी दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो जब हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें समेशन और दूसरे मैनिपुलेशन के लिए उनके मैग्नीट्यूड और फेज एंगल या रियल और इमेजनरी दोनों कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये सिंपल नंबर की समेशन जैसी अर्थमेटिक नहीं होती। हम जब स्टीमेंट्स की फेजर अप्रोच से इन्हें एनालाइज करते हैं तो फेजर करंट और वोल्टेजेस वेक्टर्स बन जाते हैं और वेक्टर एनालिसिस की मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो सरल सर्किट्स होते हैं जिनमें हर ब्रांच में केवल एक ही सिंगल एलिमेंट होते हैं, इन्हें हम बहुत आसानी से फेजर डायग्राम या फेजर अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई पैरेलल एसी सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है और बहुत कॉम्प्लेक्स ही नेचर है तो हम उसे इक्विवेलेंट इंपीडेंस या इक्विवेलेंट एडमिटेंस, जो इंपीडेंस का इनवर्स है, उनके एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को फेजर डायग्राम या फेजर अलजेब्रा से हल करते समय हम हर ब्रांच का इंपीडेंस या एडमिटेंस निकालकर जो दी गई वोल्टेज है उससे V = IZ रिलेशन से V/Z करके हर इंडिविजुअल ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। 1/Z को हम एडमिटेंस कहेंगे, जैसे Y लेटर से शो करते हैं। तो अगर हमें ब्रांच का एडमिटेंस मालूम हो तो VY से हम हर इंडिविजुअल ब्रांच का करंट मैग्नीट्यूड और फेज पोजीशंस पे निकाल सकते हैं और उसकी एक फेजर डायग्राम बना सकते हैं। फेजर डायग्राम बनाते समय पैरेलल आरएलसी सर्किट पे जो सप्लाई वोल्टेज दी हुई होती है उसे एक रेफरेंस फेजर बना लेते हैं, क्योंकि वो सारी पैरेलल ब्रांचेस के लिए कॉमन क्वांटिटी है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। और अब इस आरसी सर्किट में जो करंट I1 है वो वोल्टेज से इंपीडेंस एंगल के बराबर एंगल से लीड करता हुआ आ जाएगा। आरएल सर्किट में करंट वोल्टेज से लैग करेगा, I2 की पोजीशन आ जाएगी। और इस आरएलसी सर्किट में नेट रिएक्टेंस L और C के इफेक्ट से निकालने के बाद अगर इसकी सर्किट आरएल टाइप है तो इसका करंट भी वोल्टेज से लैग करता हुआ आ जाएगा। और ये जो तीनों इंडिविजुअल करंट्स आए हैं इन्हें हम पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर जिस तरह से सम करते हैं उस तरह से सम कर सकते हैं और हम इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगल फॉर्म में रिजॉल्व करके सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक साथ और वर्टिकल
कंपोनेंट को एक साथ जोड़कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपोनेंट में रिजॉल्व करने वाला मेथड प्रिफर किया जाता है क्योंकि इससे रिजल्ट्स ज्यादा तेजी से आते हैं और सहूलियत से आते हैं। एक ऐसे अल्टरनेटिंग सप्लाई में आरएलसी सर्किट की बात करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के साथ और एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। शुरुआत में हम केवल ऐसी ब्रांचेज ले रहे हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है ताकि हमारी पैरेलल सर्किट की एनालिसिस है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह के प्योर एलिमेंट्स वाले सर्किट बहुत सिंपल होते हैं। इन्हें हमने एक कॉमन सप्लाई वोल्टेज Vs से जोड़ा हुआ है। सेम वोल्टेज जब अलग अलग एलिमेंट्स को दी जाती है तो हर ब्रांच में करंट, रेजिस्टेंस का करंट, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट मैग्नीट्यूड और फेज एंगल पोजीशन में डिपेंडिंग अपॉन इन इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं और इनकी नेचर कैसी है। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट में जो टोटल करंट है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के करंट का साधारण अर्थमेटिक मैथमेटिकल सम नहीं होता है क्योंकि ये जो करंट है रेजिस्टेंस में करंट वोल्टेज के सेम फेज में होता है, इंडक्टर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में लैग करता है और कैपेसिटर का करंट कॉमन वोल्टेज से फेज में 90 डिग्री लीड करता है। तो आप पाएंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर के करंट ऑपोजिट फेज में होते हैं। जैसे कल्पना करें कि इंडक्टर का करंट 4 एम्पियर है और कैपेसिटर का करंट 5 एम्पियर है तो इन दोनों का समेशन यहाँ एल और सी का टोटल करंट सम करने के बजाय सब्ट्रैक्शन से आएगा और वो 1 एम्पियर आएगा। इसी तरह से अगर इंडक्टर का करंट 6 एम्पियर और कैपेसिटर का करंट 3 एम्पियर है तो 6 और 3 का सम आप देखेंगे सम के बजाय सब्ट्रैक्ट होके एल और सी का टोटल करंट 3 एम्पियर हो जाएगा यहाँ। और अगर इस रेजिस्टेंस में करंट 4 एम्पियर है तो आप देखेंगे कि ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे हैं और इनका समेशन 7 एम्पियर न होके 5 एम्पियर आता है। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट में हम एक कॉमन वोल्टेज को सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस जोड़ देते हैं और कल्पना करें कि इस रेजिस्टेंस में करंट IR है और ये IR करंट इस सप्लाई वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा। वहीं इंडक्टर का करंट मान लेते हैं IL है और ये IL करंट वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में लैग करेगा। और अगर कैपेसिटर का करंट मान लेते हैं IC है तो ये सप्लाई वोल्टेज से IC करंट 90 डिग्री लीड करेगा। अब हम अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के ये जो करंट्स आएंगे इन्हें वेक्टर बनाते हुए एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं और उस फेजर डायग्राम में वेक्टर तरीके से इन तीनों करंट्स का समेशन हम ऑब्टेन करके वेक्टर या फेजर मेथड से सर्किट को एनालाइज करते हैं। क्योंकि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट की सभी ब्रांचेज में वोल्टेज कॉमन है, एक ही वोल्टेज सभी ब्रांचेज के अक्रॉस आ रही है, तो उस कॉमन वोल्टेज को हम रेफरेंस फेजर बनाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेते हैं। अर्थात इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले ये जो फेजर हैं उन्हें हम उस टाइम इंस्टेंट पे रोकेंगे जिस समय वोल्टेज फेजर की इंस्टेंटेनियस पोजीशन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे हो। अब रेजिस्टेंस ब्रांच का करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा। इंडक्टिव सर्किट का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। वहीं कैपेसिटर का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वोल्टेज से 90 डिग्री लीड पोजीशंस पर आ जाएगा। इंडक्टर ब्रांच का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ और कैपेसिटर ब्रांच का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ एक दूसरे से ऑपोजिट फेज में आ जाएंगे। और इन्हें जब हम वेक्टर एनालिसिस करते हैं और समेशन करते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर सम करते समय सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसका लॉजिक समझा जा सकता है। इंडक्टर और कैपेसिटर ऑपोजिट नेचर के रिएक्टिव एलिमेंट हैं। जब सर्किट में एक कंपोनेंट एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है उस समय दूसरा एलिमेंट अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो सर्किट में दोनों की एक साथ उपस्थिति होने पर उनके रिएक्टिव एनर्जी स्टोर इफेक्ट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ एल का करंट, इंडक्टिव करंट जो वोल्टेज से लैग कर रहा है वो अगर न्यूमेरिकली ज्यादा है तो हम एल और सी के करंट का नेट रिजल्ट डिफरेंस बड़ी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन पे मालूम कर लेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो नेट रिएक्टिव करंट है जो एनर्जी स्टोर रिलीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पे है, वो इन फेज रेजिस्टेंस के करंट से क्वाड्रेचर पे है। और हमारा रेजिस्टेंस का करंट और नेट रिएक्टिव करंट जब हम वेक्टर
समेशन करेंगे तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के टोटल करंट सप्लाई का बनाएगा। हमें दिए गए आरएलसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस ब्रांच है उसका करंट रेफरेंस वोल्टेज की सेम फेज में हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और ये जो वर्टिकल पोजीशन पे नेट रिएक्टिव करंट है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की ब्रांच के करंट का फेजर डिफरेंस आ गया था। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है उसमें ये हाइपोटेनस सप्लाई करंट है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरी सप्लाई करंट का स्क्वायर, बेस रेजिस्टेंस ब्रांच के करंट का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इंडक्टर और कैपेसिटर ब्रांचेस के करंट का जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो सप्लाई करंट, रेजिस्टेंस करंट और नेट रिएक्टिव करंट के स्क्वायर के समेशन का स्क्वायर रूट हो गया है। ध्यान रहे रेजिस्टेंस का करंट रेजिस्टेंस ब्रांच में अगर R ओम रेजिस्टेंस है, सप्लाई वोल्टेज V वोल्ट है तो V/R रिलेशन से आ गया है। इंडक्टर ब्रांच का इंडक्टिव रिएक्टेंस हम ओमेगा L कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं और करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन XL, और कैपेसिटिव ब्रांच में करंट वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात होगा। वहीं धारतीय प्रतिघात 1/ω/c है। ये बात समझने की है कि प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र ओमेगा L है और धारतीय प्रतिघात का 1/ω/c है। दोनों में थोड़ी भिन्नता है। एक और डिफरेंस है, इंडक्टिव करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है और कैपेसिटिव करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। हम इंडिविजुअल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं और पाइथागोरस कैलकुलेशन करके सप्लाई करंट निकाल सकते हैं। आज जब हम एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। हमें एक आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस 50 ओम, इंडक्टेंस स्वयं प्रेरक 0.1 हेनरी और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 53.63 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और इन तीनों को परस्पर पैरेलल में जोड़ते हुए सप्लाई 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज से पैरेलल कनेक्ट किया है। हमें हर ब्रांच में करंट निकाल के टोटल सप्लाई करंट निकालना है और इसका करंट फेजर डायग्राम किस तरह से बनता है वो भी एक्सप्लेन करना है। सर्किट में वोल्टेज इंफॉर्मेशन से करंट निकालने के लिए हमें इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रतिघात रिएक्टेंस निकालना होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का हमारा फॉर्मूला है 2πfL या ओमेगा L। हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी f 50 हर्ट्ज दी हुई है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी है तो ये 100 पाई इंटू 0.1 31.4 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने निकाल लिया है। इसी तरह से कैपेसिटर का करंट निकालने के लिए हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात निकालना होगा। फॉर्मूला है 1/ω/c, ओमेगा की जगह 2πf, फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज सप्लाई के स्पेसिफिकेशन में दी हुई है। यहाँ माइक्रो का डिनोमिनेटर में जो 10⁻⁻6 मल्टीप्लायर था वो न्यूमेरेटर में +6 हो जाएगा, और जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये 59.35 ओम आ जाएगा। अब यहाँ इस सर्किट में एक खूबसूरत बात समझने की है, जिस सर्किट का ओम वैल्यू कम है, ओम का उल्टा करें, रिएक्टेंस का उल्टा इस ब्रांच का करें तो वो ससेप्टेंस या एडमिटेंस कंपोनेंट आएगा, और छोटी नंबर का इनवर्स बड़ा होगा। तो आप देखेंगे कि इंडक्टिव सर्किट का एडमिटेंस ज्यादा है। पैरेलल सर्किट को एनालाइज करने का एक तरीका एडमिटेंस है जो सर्किट की करंट फ्लो के लिए इजीनेस बताता है, और वो इंपीडेंस या रिएक्टेंस का इनवर्स होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ इंडक्टिव सर्किट में इंपीडेंस या रिएक्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा आसानी से फ्लो होगा या ज्यादा फ्लो होगा। तो इस सर्किट में XL और XC की जो वैल्यू आपको दिख रही है पैरेलल सर्किट में, इसकी जो नेट नेचर है अभी हमें समझ में भी आ जाएगा, वो इंडक्टिव आएगी क्योंकि इंडक्टिव सर्किट का करंट ज्यादा होगा। वोल्टेज दोनों की कॉमन है और सर्किट में जिस तरह का करंट ज्यादा होगा वैसी सर्किट की नेचर हो जाएगी। हमें सर्किट में रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ था और जो 0.1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस है वो 50 हर्ट्ज पे इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात 31.4 ओम रखता है। इसी तरह से 53.63 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटेंस था उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात हमने कैलकुलेट कर लिया 1/ω/c फार्मूले से 59.35 ओम। अब हम सभी पैरेलल में जो तीनों ब्रांच है R, L और C उनके करंट IR, IL और IC कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में वोल्टेज V है तो R रेजिस्टेंस में करंट हो गया V/R 200 वोल्ट 50 ओम में 4 एम्पियर करंट भेजेगा और ये करंट वोल्टेज के फेज में रहेगा। वहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट का फॉर्मूला V/XL हो जाएगा। तो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो 200/31.4 जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने कैलकुलेट किया उससे 6.37 एम्पियर आ गया है और ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमने 59.35 ओम कैलकुलेट कर ली है और 200 वोल्ट वोल्टेज पे V/XC के हिसाब से कैपेसिटर सर्किट में करंट हो गया 3.37 एम्पियर और ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। अगर हम इंडक्टिव सर्किट का करंट और कैपेसिटिव सर्किट के करंट को देखें तो ये वोल्टेज से एक 90 डिग्री पीछे है और एक 90 डिग्री आगे है और आपस में ये दोनों ऑपोजिट फेज में है। तो जब हम L और C सर्किट में दोनों होते हैं तो उनका जो टोटल करंट फेजर सम से कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंस होकर निकलेगा। और ये हमें मालूम भी है कि इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टिव एनर्जी स्टोर रिलीज करने की प्रॉपर्टी ऑपोजिट नेचर की है। जब इन दोनों में से कोई एक एनर्जी स्टोर कर रहा होता है तो दूसरा उसी समय एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जरा फेजर डायग्राम में ये कैलकुलेशन टोटल करंट कैसे निकालेगी वो समझते हैं। R, L और C का ये जो पैरेलल सर्किट है उस सब में ये जो वोल्टेज है वो कॉमन है। जो वोल्टेज R को है वही L और C की वोल्टेज है और पैरेलल RLC सर्किट को एनालाइज करते समय इस कॉमन वोल्टेज को हम रेफरेंस फेजर लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोक लेते हैं। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने वाला वोल्टेज फेजर है वो जिस समय क्षण पे हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा उस स्थितियों पे हम फेजर को रोककर वेक्टर बना लेंगे। और जिस समय हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोका है रेजिस्टेंस ब्रांच का ये 4 एम्पियर करंट वोल्टेज के सेम फेज में होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो 6.37 एम्पियर करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ वोल्टेज से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वहीं कैपेसिटर ब्रांच में ये जो 3.37 एम्पियर करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने शो कर दिया है। और अब हम समझ सकते हैं कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में जो करंट है पैरेलल सर्किट में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इन दोनों का समेशन अगर हम करेंगे फेजर समेशन तो 6.37 और 3.37 का ये समेशन डिफरेंस होकर आएगा। और बड़े इंडक्टिव करंट में जब मैंने कैपेसिटिव करंट सब्ट्रैक्ट किया तो नेट रिएक्टिव करंट इन दोनों का टोटल यहाँ अगर हम एमीटर लगाएं और उस करंट की RMS वैल्यू मेजर करना चाहें तो वो 3 एम्पियर आएगी। और ये जैसे हमने पहले कहा लॉजिकल भी है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक ही सर्किट में चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो इनकी एनर्जी स्टोर रिलीज करने की प्रॉपर्टी आपस में ऑपोजिट नेचर की है। रेजिस्टेंस का करंट 4 एम्पियर और नेट रिएक्टेंस का करंट आपस में 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है। और ऐसे फेजर्स को हम जब पैरेललोग्राम बनाकर जोड़ते हैं तो ये जो डायगोनल है या इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो हमारा सप्लाई करंट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 4 एम्पियर रेजिस्टेंस का करंट और 3 एम्पियर L और C का नेट रिएक्टेंस करंट का सम 7 एम्पियर न होकर पाइथागोरस कैलकुलेशन से 5 एम्पियर होगा। ये हम यहाँ रेजिस्टेंस का करंट 4 एम्पियर और नेट रिएक्टेंस का करंट 3 एम्पियर लेके पाइथागोरस कैलकुलेशन करके देख भी पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये पूरा RLC सर्किट जो 5 एम्पियर करंट ले रहा है उसका इफेक्टिव इंपीडेंस 200/5 40 ओम हो गया है। और क्योंकि नेट रिएक्टिव करंट में इंडक्टिव करंट का मैग्नीट्यूड कैपेसिटिव करंट से ज्यादा है, नेट रिएक्टिव करंट वोल्टेज से लैग करने वाला है, तो इस सर्किट की नेचर इंडक्टिव नेचर है। इस पूरे सर्किट में जो रिजल्टेंट करंट 5 एम्पियर है वो 200 वोल्ट से क्या फेज डिफरेंस निकालता है वो फेजर डायग्राम से हम समझ सकते हैं। इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट का जो फेजर सम है नेट रिएक्टिव करंट 3 एम्पियर रेजिस्टिव 4 एम्पियर करंट के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन से रिजल्टेंट जो 5 एम्पियर करंट बना रहा है ये मेरी सप्लाई की करंट फेजर पोजीशन हो गई है जो वोल्टेज से फाई एंगल लैग कर रही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं 10 फाई की कैलकुलेशन नेट रिएक्टिव करंट और रेजिस्टिव करंट के रेशो के रूप में निकाल सकता हूं और 10 फाई की वैल्यू आ गई 0.75। मैं 10 इनवर्स 0.75 करके वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस की कैलकुलेशन 36.87 डिग्री पाता हूं और करंट वोल्टेज फेजर से 36.87 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। हम वोल्टेज और करंट के रेशो कैलकुलेशन से इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 वोल्ट सप्लाई करंट तीनों RLC का फेजर सम 5 एम्पियर रेशो निकाला तो टोटल इंपीडेंस 40 ओम आ गया है। और अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखें तो 40 ओम 36.87 डिग्री इंपीडेंस एंगल के साथ मेरा इस RLC सर्किट का नेट इंपीडेंस आ गया है। और पॉजिटिव इंपीडेंस एंगल बता रहा है कि सर्किट की नेचर इंडक्टिव है और अप्लाइड वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक पैरेलल RLC सर्किट बेहद आसान तरीके से फेजर डायग्राम बनाकर वोल्टेज को रेफरेंस फेजर बना के अलग अलग ब्रांच के करंट्स की फेजर लोकेशंस निकाल के बहुत आसानी से वेक्टर कैलकुलेशन की जा सकती
सकती है। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ और मजबूत हो, आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेसन के साथ।